क्या पाकिस्तान का हाल भी होने वाला है नॉर्थ कोरिया जैसा? क्या पाकिस्तान का लोकतंत्र आ चुका है अब खतरे में? क्या नॉर्थ कोरिया बनना चाहता है पाकिस्तान? क्या आसिम मुनीर को सुप्रीम पावर बनाने के लिए कुछ भी करेगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। पाकिस्तान में रिवर्स गियर लग चुका है। वहां सिविलियन रूल तो पहले से ही कमजोर था क्योंकि मिलिट्री की इंटरफेरेंस हमेशा होती थी, लेकिन अब जो हो रहा है वो बहुत बड़ा है। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ऐसे बड़े बदलाव किए जा रहे हैं जिससे लगता है कि सिविलियन रूल को पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा। पाकिस्तान के इतिहास में सेना हमेशा हावी रही है, लेकिन इस बार तरीका अलग है, सीधा तख्ता पलट नहीं। इस बार चुपके से और कानूनी तरीके से संविधान में ऐसा बदलाव कर दो कि सारी शक्ति घूम फिर के सेना के हाथों में चली जाए। अभी हाल ही में पाकिस्तान में 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है। सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इसके इफेक्ट्स बहुत बड़े हैं। ये बदलाव पाकिस्तान की सेना की ताकत और अदालतों की आजादी पर सीधा वार कर सकते हैं। सवाल ये है कि ये बदलाव क्या हैं, क्यों लाए जा रहे हैं और इनका पाकिस्तान के फ्यूचर पर क्या असर होगा, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। उससे पहले पाकिस्तान का संविधान समझना जरूरी है। पाकिस्तान का जो संविधान अभी चल रहा है वो 1973 में लागू हुआ था। ये तीसरी बार बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। इसकी सबसे अच्छी बात क्या थी? इसे सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टीज ने राजी होकर मंजूरी दी थी। इस सहमति की वजह से इसकी कानूनी मजबूती बहुत बढ़ गई। यह संविधान पाकिस्तान को एक फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम में ढालता है। सबसे पहले इसका ऑफिशियल नेम देखते हैं। इसके ऑफिशियल नेम की अगर बात करें तो वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 2 कहता है कि इस्लाम ही स्टेट रिलीजन है, लेकिन प्रियम्बल में ये भी लिखा गया है कि असली ताकत अल्लाह है और लोग उस ताकत को अमानत यानी कि सैक्रेड ट्रस्ट समझकर इस्तेमाल करेंगे। फिर है सरकार का चलन। प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें वजीर आजम भी कहा जाता है, सभी बड़े काम करते हैं और प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं। फिर है पार्लियामेंट, जिसे मजलिस ए शूरा, ये दो हिस्सों में बांटी जाती है। पहला है नेशनल असेंबली, इसकी 342 सीट्स आबादी यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से बांटी जाती हैं। फिर है सेनेट यानी कि अपर हाउस, ये सभी प्रोविंसेस यानी कि प्रांतों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देता है। इससे प्रोविंसेस के बीच समानता बनी हुई रहती है। आर्टिकल 7 से 40 आम लोगों के लिए सबसे जरूरी है। इसमें फंडामेंटल राइट्स और सरकार के नियम हैं। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 8 से 28 जैसे जिंदगी की सुरक्षा आर्टिकल 9, इंसाफ का मौका यानी कि राइट टू फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A, बराबरी यानी कि इक्वालिटी आर्टिकल 25, बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19 और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 25A शामिल है। आर्टिकल 8 कहता है कि कोई भी कानून इन अधिकारों के खिलाफ नहीं बन सकता। फिर हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, ये सरकार को गाइड करते हैं कि वो सामाजिक भलाई, गरीबी हटाने और भाईचारा बढ़ाने के लिए काम करे। पार्ट 7 आर्टिकल्स 175 से 212 अदालतों का ढांचा और काम बताता है। पहला है जुडिशियल हायरार्की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी कि SCOP सबसे बड़ी अदालत यानी कि एपेक्स कोर्ट है। इसके नीचे 5 हाई कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य काम देखते हैं। पहला है अपील सुनना, ये सिविल और क्रिमिनल केसेस में आखिरी अपील सुनता है। फिर है सरकारी झगड़े सुलझाना, फेडरल और प्रोविंशियल सरकारों के बीच के डिस्प्यूट्स यानी कि विवाद को निपटाता है। फिर है संविधान की व्याख्या, संविधान को समझना यानी कि इंटरप्रेट करना और उसकी रक्षा करना इसके सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी शक्ति है। और इसके बाद आता है फेडरल शरीयत कोर्ट। ये खास अदालत चेक करती है कि कोई भी कानून इस्लामी निर्देशों यानी कि इस्लामिक इंजंक्शंस के खिलाफ तो नहीं है। पाकिस्तान का संविधान बनाने का सफर लंबा और मुश्किल रहा है। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद देश तुरंत अपना संविधान नहीं बना पाया था। शुरू में ब्रिटिश पार्लियामेंट के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सुधारे हुए रिवाइज्ड कॉपीज पर काम चलाया गया। पाकिस्तान को अपना पहला संविधान बनाने में 9 साल लग गए। रुकावटों की बात करते हैं। इस दौरान 3 गवर्नर जनरल्स और 4 प्राइम मिनिस्टर्स बदले। राजनीति में बहुत बार उतार चढ़ाव यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। फिर आती है असहमति। जब 1956 कॉन्स्टिट्यूशन आखिरकार बना तो ईस्ट पाकिस्तान की मुख्य मुस्लिम पार्टी और हिंदू माइनॉरिटी पार्टीज ने विरोध यानी कि वोटेड अगेंस्ट किया। एथनो नेशनल ग्रुप्स में एकता यानी कि कंसेंसस नहीं थी। इसके अंजाम की बात करते हैं। सहमति की कमी की वजह से 1956 कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 2 साल चला और 7 अक्टूबर 1958 को इसे रद्द करके देश में पहली बार सेना का कानून लाया गया। नाइनटीन 1973 संविधान ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश के अलग हो जाने के बाद बना। इससे पावर का बैलेंस बहुत बदल गया। सबसे पहला आता है आबादी में बदलाव। ईस्ट पाकिस्तान के निकल जाने से पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस बन गया, जहां 60% से ज्यादा लोग पंजाबी थे। इससे बाकी 3 प्रोविंसेस पर पंजाब का दबाव यानी कि डोमिनेंस मजबूत हुआ। फिर है विरोध की आवाज। NWFP और बलूचिस्तान की ऑपोजिशन पार्टी NEP ने संविधान को मंजूरी नहीं दी। उनके 1600 अमेंडमेंट में से सिर्फ 1 माना गया। आखिरी दिन उन्हें देशद्रोह के आरोप यानी कि ट्रेसन चार्जेस के डर से साइन करना पड़ा। फिर आता है सेंट्रलाइज सिस्टम। इस तरह बने संविधान ने फेडरल गवर्नमेंट को ज्यादा ताकत दी। इसमें 71 सब्जेक्ट्स थे जिस पर सिर्फ सेंटर ही कानून बना सकता था। अब आ जाते हैं नए बदलावों पर। 27th अमेंडमेंट बिल आर्मी से जुड़े आर्टिकल 243 में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। नया पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि CDF एक नया और बहुत शक्तिशाली पद बनाया जा रहा है। इसका मकसद तीनों सेनाओं यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में एकता यानी कि यूनिफाइड कमांड लाना है। आर्मी चीफ की बढ़ती ताकत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि COAS ही CDF का पद एक साथ संभालेंगे। इससे संवैधानिक रूप से आर्मी चीफ का दर्जा बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर आता है लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन। जो ऑफिसर्स फील्ड मार्शल जैसे 5 सितारा रैंक यानी कि 5 स्टार रैंक्स हासिल करते हैं, उन्हें जिंदगी भर यानी कि फॉर लाइफ के लिए स्पेशल सुरक्षा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और शक्तियां मिलेंगी। उन्हें प्रेसिडेंट की तरह पार्लियामेंट की खास प्रक्रिया यानी कि इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस से ही हटाया जा सकता है। ये मिलिट्री लीडर्स को राजनीति में बहुत ज्यादा मजबूती देगा। दूसरा बड़ा गहरा बदलाव अदालतों के लिए है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड के लिए पहले बात करते हैं। संविधान में नया चैप्टर 1A डालकर FCC नाम की एक और सबसे बड़ी अदालत यानी कि एपेक्स कोर्ट बनाई जाएगी। फिर आता है SCOP की शक्तियां खत्म यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां खत्म। FCC अब संविधान को समझने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, सरकारों के झगड़े यानी कि इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स और आर्टिकल 199 के मुख्य मामले यानी कि की केसेस को देखेगी। सुप्रीम कोर्ट की सीमा की अगर बात करें तो SCOP अब सिर्फ सिविल, क्रिमिनल और आम कानूनों की अपील्स तक ही सीमित हो जाएगी। वकील यानी कि लीगल एक्सपर्ट्स इसे सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह रहे हैं, जिसका मतलब है कि संविधान से जुड़े बड़े मामलों में SCOP की जरूरत खत्म हो जाएगी। रैंक और रिटायरमेंट की अगर बात करें तो FCC चीफ जस्टिस का दर्जा SCOP चीफ जस्टिस से ऊंचा होगा और उनकी रिटायरमेंट एज 68 ईयर्स होगी। SCOP के जजेस की 65 होती है। जबकि सरकार और समर्थकों यानी कि प्रोपोनेंट्स का कहना है कि ये बदलाव अच्छे हैं और समय की जरूरत है। सबसे पहले वो कहते हैं फौज में सुधार को लेकर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद दुनिया की बेहतर सेनाओं यानी कि जो एडवांस्ड मिलिट्रीज हैं उनकी तरह है। इससे तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन और साथ ही साथ प्लानिंग ज्यादा अच्छी होगी। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। फिर है अदालतों में सुधार यानी कि जुडिशियल रिफॉर्म। बड़े केसेस कम होंगे। FCC बनने से सुप्रीम कोर्ट पर मामलों का जो बोझ है यानी जो केस का बैकलॉग है वो कम होगा। खास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और आम यानी कि अपीलिएट मामले अलग हो जाएंगे, जिससे फैसले जल्दी आएंगे। फिर है राजनीति से दूरी। उनका दावा है कि संविधान से जुड़े मामलों को स्पेशलाइज्ड कोर्ट को देने से अदालतों को राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स से अलग कर दिया जाएगा।
ऑपोजिशन और कानूनी लोगों यानी कि लीगल फ्रेटर्निटी को ये बदलाव मंजूर नहीं है। उनका ये डर है। सबसे पहला है सेना की ताकत का बढ़ना। आर्मी चीफ को सीडीएफ का संवैधानिक दर्जा और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देना सेना यानी कि मिलिट्री की राजनीतिक ताकत को पूरी तरीके से पक्का यानी कि फॉर्मलाइज करता है। इससे आम नागरिकों का नियंत्रण यानी कि सिविलियन ओवरसाइट खत्म हो जाएगा। मिलिट्री कॉर्प्स यानी कि सैनिक तख्तापलट की हिस्ट्री में सेना को संवैधानिक रूप से छूट देने जैसा है। फिर आता है अदालतों की आजादी खतरे में। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां लेकर एफसीसी को देना अदालतों की आजादी यानी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर हमला है। क्रिटिक्स कहते हैं कि सरकार अब अपने पसंद के मामलों को एफसीसी में भेजकर फैसलों पर दबाव बना सकती है। फिर आता है पुराने दिनों का डर। ये बदलाव जनरल जियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के सैनिक शासन यानी कि मिलिट्री रिजीम्स की याद दिलाते हैं, जिन्होंने संविधान में बदलाव करके सभी ताकत अपने हाथ में ले ली थी। अंत में दोस्तों, 27th अमेंडमेंट सिर्फ कानूनी लफ्ज नहीं है, ये पाकिस्तान के 3 बड़े स्तंभों यानी कि 3 पिलर्स। सबसे पहला है सरकार, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री, लेजिस्लेचर और अदालत यानी कि जुडिशरी के बीच ताकत के संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर को हिलाने की कोशिश है। संविधान जो कभी एकता से बना था, अब राजनीतिक तौर पर बट यानी कि मेजर पॉलिटिकल डिवीजन से हो रहा है। इसका नतीजा ही तय करेगा कि पाकिस्तान आगे लोकतंत्र की तरफ बढ़ेगा या सेना और सरकार की ज्यादा ताकत यानी कि डोमिनेंस की तरफ। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण न्यूज़।